सीएम योगी आदित्यनाथ ने पद संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी पुरानी छवि से पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम करेगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सीएम के तौर पर चार्ज संभाला। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें हर हाल में उनकी सरकार पूरा करेगी। योगी ने कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली। विकास और सुशासन के लिए बीजेपी को भारी समर्थन देने के लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए वादों को पूरा करने के लिए तैयार है। योगी ने दावा किया कि 15 साल में यूपी विकास की दौड़ में पीछे गया है, क्योंकि सूबे की सत्ता में रही सरकारों ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कानून व्यवस्था की स्थिति से जनता को नुकसान पहुंचाया है। सीएम ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम करने के लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील बनाएगी और उनकी सरकार किसानों, खेतीहरों और मजदूरों की आय को दोगुना करेगी। समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामकाज संभालने के पहले ही इस दिन अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सूबे के नए मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वो 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध कराएं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प के तहत मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपनी आय और चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से निर्देश दिया कि सभी मंत्रियों को आय, चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन में संगठन को और मुख्यमंत्री के सचिव को देना है। और जिस तरह से मोदी जी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्य और अपने सभी सांसदों को आग्रह किया था कि वो अपनी चल अचल संपत्ति, अपनी इनकम का ब्यौरा दें, उसी तर्ज पर आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस बात का आग्रह किया है कि 15 दिन के अंदर वो अपनी चल अचल संपत्ति और अपनी इनकम का ब्यौरा दें। यूपी में सत्ता बदलते ही सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की नौकरी से हीला हवाले पर सख्ती बरतने के आदेश जारी हो चुके हैं। अब अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सबको दफ्तरों में टाइम पर हाजिरी लगानी होगी और टाइम से ही निकलना होगा। इसके बीच का कोई रास्ता भी नहीं है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने इसे लेकर एक सर्कुलर डाला था। आनंद फानन में मुख्य सचिव ने सूबे के अधिकारियों को अपनी पुरानी कार्यशैली को त्याग कर समय से दफ्तर पहुंचने का पत्र लिखा था। भटनागर ने सभी सरकारी विभागों के प्रमुख सचिवों और सभी विभागों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी थी कि नई सरकार की नीतियों का अनुपालन ठीक से करना है। 20 मार्च से हर कोई टाइम से ऑफिस आए और अपनी जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वाह करें। सभी अफसर अपने विभागों के लोगों को ये जानकारी दे दें। इसमें किसी तरह की ढील होने पर एक्शन लिया जाएगा। 17 मार्च को यह पत्र जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि नई सरकार की नीति और मैनिफेस्टो पर काम करने का वक्त आ चुका है। लिखित में आदेश पर डेडलाइन 20 मार्च की डाली गई थी और इसकी नाफरमानी पर कार्रवाई का भी जिक्र है। मतलब 20 मार्च से हर सरकारी कर्मचारी नौकरी पर समय से दफ्तर आए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर है सूबे के सीएम अपनी सरकार की छवि को शुरू से चमकते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी लंबे समय के बाद हुई है। अब पार्टी का अगला लक्ष्य साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने विजय रथ की स्पीड को बरकरार रखना है। यूपी के नए सीएम और गोरक्षपीठ की पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित सीएम आवास में प्रवेश करेंगे। सीएम के गृह प्रवेश से पहले सीएम आवास पर अभी पूजा हो रही है। पूजा अर्चना के लिए विशेष रूप से गोरखपुर गोरक्ष मठ से पुरोहित रामानुज त्रिपाठी और पुरुषोत्तम चौबे की अगुवाई में बाल पुरोहित का दल सीएम आवास पर मौजूद है। पूजा के दौरान 11 लीटर दूध से रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया जा रहा है। अनामिका हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज गृह प्रवेश करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और बताया जा रहा है जैसे अभी पूजा अर्चना वहां की जा रही है, किस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए हिमांशु, फिलहाल आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी राज शुरू हो गया है यूपी में। कल 5KD जो पहले अखिलेश यादव का सरकारी आवास था, अब योगी आदित्यनाथ का आवास हो चुका है और उनकी नेम प्लेट बदली जा चुकी है। लिहाजा अब घर में शुद्धिकरण का काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले महंत भी हैं और पूजा पाठ में उनका खासा विश्वास है। लिहाजा गृह प्रवेश से पहले वहां पर जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है, छोटी हवन कराया जा रहा है वहां पर। इसके अलावा अगर आज शाम की बात की जाए तो आज शाम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ तमाम जो मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल के, उनको शाम 5 बजे राजभवन भी जाना है शिष्टाचार भेंट के लिए, हाई टी पर राज्यपाल से मिलने के लिए। तो अब धीरे धीरे भले ही अभी विभागों का बंटवारा ना हुआ हो, कामकाज अभी उस स्पीड में ना आया हो, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है और आज राजभवन में उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी और कैसे कार्यकाल को आगे चलाना है, पिछली सरकार में क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या कमियां थी, कौन कौन सी चीज़ ऐसी थी जिससे बचते हुए सरकार को आगे बढ़ना है, जो मंत्री हैं उनको राज्यपाल की ओर से क्या निर्देश दिए जाते हैं या सलाह दिया जाता है काम करने को लेकर के। आज योगी आदित्यनाथ अपने घर में रहना शुरू कर देंगे। तो एक जो सरकारी आवास अब तक योगी आदित्यनाथ का कम से कम लखनऊ में नहीं था, वो आज से हो जाएगा और वो अपने घर पे निवास करना शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ जो अन्य मंत्री हैं उनके भी आवास अलॉट होंगे। आज कालिदास मार्ग पे सरकारी जितने भी आवास बने हुए हैं उसमें से एक एक करके आवास आवंटित किए जाएंगे। लिहाजा अगर बात किया जाए हिमांशु, तो तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। नई सरकार है और प्रदेश में सब कुछ बदला हुआ है, नया माहौल है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर एक हफ्ते का समय हम ले करके चले तो हमें कुछ बड़े बदलाव ब्यूरोक्रेट्स में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कामकाज को अपनी रफ्तार पकड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ये बात और है कि भी अधिकारियों की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि शपथ ग्रहण की ठीक बाद से ही 20 मार्च से ही सभी अधिकारी अपने काम पर आए, कामकाज की स्पीड को पकड़े, कार्यशैली को बदलें। लेकिन अभी थोड़ा 2-4 दिन इंतजार करना होगा क्योंकि बड़े फैसले लेने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बिल्कुल, थोड़ा वक्त तो लगता है अगर परिवर्तन यहाँ पर देखना है। अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री से कोई भी अभी ना तो विधानसभा सदस्य है और ना ही विधान परिषद सदस्य है। आइए एक नजर डालते हैं योगी मंत्रिमंडल की तस्वीर पर। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों में से कोई भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार के पहले तीनों चेहरों के जरिए बीजेपी ने राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। यूपी में विकास की नई बयार बहाने की सबसे पहली जिम्मेदारी भी इन्हीं तीनों के कंधों पर होगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। बहुत कुछ होगा। आज शपथ हुई है, बैठेंगे अभी और आगे की रणनीति तय करेंगे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए। जो भी हमने वादे किए हैं जनता के लिए, किसानों को उचित उनका आय का मूल्य मिले, उनकी आय दोगुनी हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, एक गांव और शहर की दूरी कम हो, हमारे यहाँ उद्योग विकास बढ़े, व्यापारियों को लाभ मिले। इसके लिए हम लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे। समय के अनुसार स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे। चुनाव में उम्मीदवारी हो या फिर कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे, बीजेपी में मुसलमान नुमाइंदगी का मामला हमेशा चर्चा में रहा है। चुनावों में बीजेपी से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार तो नहीं बना, लेकिन मोहसिन रजा योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले एकमात्र मुस्लिम नेता बने। बहुत अच्छी बात है, हमारे तो सोच से भी परे था और मैंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। मंच के ऊपर सबने देखा कि मैं गया, मैंने कहा कि सर ये मेरे लिए ख्वाब जैसा था जो आपने पूरा कर दिया। योगी कैबिनेट में 5 महिलाओं को जगह दी गई है, जिनमें रीता बहुगुणा जोशी, गुलाब देवी, स्वाति सिंह, अनुपमा जायसवाल और अर्चना पांडे शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति स्पष्ट करती है और अमित शाह जी के कि जो एजेंडा उन्होंने सेट किया है यूपी के लिए, हमें उसको पूरा करना है और एजेंडा है सबका साथ सबका विकास।
क्रेडिट सबको जाता है, मोदी जी को जाता है, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों को जाता है कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। मोहसिन रजा को मिलाकर देखें तो योगी मंत्रिमंडल में 2 पूर्व क्रिकेटरों को जगह मिली है। कैबिनेट मंत्री बने चेतन चौहान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं, जबकि मोहसिन रजा प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं। सारी नजरें अब इस पर रहेंगी कि यूपी के मैदान में योगी कैसी कप्तानी करते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। योगी प्रदेश में बीजेपी के चौथे सीएम बने हैं। लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी भी मौजूद थे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित हुए। राज्यपाल राम नाईक ने योगी के मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। योगी मंत्रिमंडल में अगर योगी को छोड़कर कुल 46 मंत्री हैं, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री, 22 कैबिनेट मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं। इन राज्य मंत्रियों में 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं। मैं आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी समेत तमाम लोगों को गले में उतर रहा है, लेकिन एक राजनीतिक यथार्थ के रूप में स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को मंत्री न बनने पर भी लोग चौंकने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को कैबिनेट में जगह दी गई है। मशहूर क्रिकेटर और बीजेपी के प्रवक्ता मोहसिन रजा को बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर मुस्लिम विरोधी छवि बदलने की कोशिश की है। बीजेपी को प्रदेश की 403 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला था। वहीं योगी समेत 47 चेहरों के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल किया गया है, जो वक्त की देखरेख के लिए जरूरी था। लेकिन दया शंकर सिंह के दलित विरोधी बयान की वजह से राजनीति में आई उनकी पत्नी स्वाति सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी पारंपरिक छवि को बचाए रखा है। मंत्रिमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अहमियत मिली है। मुजफ्फरनगर कांड और कैराना विवाद से जुड़े सुरेश राणा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपना एजेंडा और साफ कर दिया है। वहीं बीजेपी के 2 प्रवक्ता और पदाधिकारी सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को भी मंत्री पद मिला है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी को शपथ दिलाई गई है, तो बरेली से राजेश अग्रवाल और धर्मपाल सिंह और शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना को शामिल किया गया है। टुंडला से एसपी बघेल, अमरोहा से चेतन चौहान और थाना भवन से जीत कर आए सुरेश राणा को मौका दिया गया है। बाहर से आए कई नेताओं को भी मंत्री पद की बख्शीश दी गई है। कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा जोशी, बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी कांग्रेस छोड़ बीएसपी सरकार में मंत्री रहे। इलाहाबाद दक्षिण से विधायक नंद कुमार नंदी को भी पारितोषिक मिला है। योगी के कैबिनेट में मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को भी अहमियत दी गई है। बनारस दक्षिणी से पहली बार विधायक बने नीलकंठ तिवारी को कैबिनेट में जगह दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ को भी खासी तवज्जो मिली है। राजधानी से 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं पूर्वांचल की योगी मंत्रिमंडल में उपेक्षा की गई है। इलाहाबाद से 2 मंत्री तो अलग पूर्वांचल मांग करने वाले भाजपा यानी सुहेल देव भारत समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। रजत मिश्रा, APN। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, किस तरह से देखा जाए, सरकार संगठन के बीच में तालमेल भी बिठाना है और साथ ही योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले ही दिन की अगर बात की जाए तो संपत्ति घोषित करने की बात कही, बयानबाजी से बचने की बात कही। आपको क्या लगता है कि किस एजेंडे के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और पहला फोकस योगी आदित्यनाथ का किस ओर होगा?
और देखिए हिमांशु, वैसे तो सरकार की बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जिसको लेकर के बीजेपी सत्ता में आई है, और फिर चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर तमाम वो मुद्दे हो जिसको लेकर के बीजेपी हमेशा से ही पूर्ववर्ती सरकार पे हमला बोलती रही है। लेकिन फिलहाल जो कहा गया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, ये एक ऐसा वादा है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, साथ ही साथ किसानों की भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वादा पीएम मोदी की ओर से किया गया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो किसानों की कर्ज माफी, दूसरी ओर अगर बात किया जाए तो महिला सुरक्षा, इसको लेकर के कानून व्यवस्था एक ऐसा इशू रहा है जिसको हमेशा से बीजेपी ने मुद्दा बनाया है, फिर चाहे बदायूं रेप केस हो या फिर तमाम वो मामले रहे हों जिसको लेकर के बीजेपी ने हमेशा से धरना प्रदर्शन किया है। और अब चूंकि बीजेपी सत्ता में आई है तो महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए जाते हैं। सवाल ये भी है कि जो एहतियात पहले से बरती गई थी, जैसे कि डायल 100 है, 1090 है, क्या इसको बीजेपी हटाएगी या फिर इसको और मजबूत करने का प्रयास करेगी, इस पर भी नजरें रहेंगी। इसके अलावा जैसे कि कट्टरवाद का जो एक छवि आदित्यनाथ की, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि आदित्यनाथ एक हिंदूवाद के चेहरे हैं, जो सीएम बनने के बाद उनके जो मुसलमान होंगे वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो एक मैसेज देना भी होगा आदित्यनाथ को कि उनके सीएम बनने पर सबका साथ और सबका विकास होगा, तमाम योजनाओं में जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसकी भी भागीदारी होगी। तो कई ऐसे फैसले करने होंगे आदित्यनाथ को जिसको देख करके ये लगे कि सरकार अगर आई है सत्ता में, वनवास खत्म हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी राम राज आया है, ये यहाँ पर संकेत देने होंगे। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नौकरशाही में बड़े फेरबदल होने वाले हैं, डीजीपी बहुत जल्द बदले जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्य सचिव से लेकर के तमाम जो बड़े पद हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, वहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियाँ नए अधिकारियों को दी जाएंगी। साथ ही साथ पुराने अधिकारियों में भी काफ़ी विभागों में फेरबदल किए जाएंगे, ताकि ब्यूरोक्रेसी के साथ एक सामंजस्य बिठाते हुए कामकाज की जो स्पीड है, योजनाओं के जो अगर बात की जो ऑपरेट करने की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़े। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी को यहाँ पे, या खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे बहुत जल्द बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, ताकि संदेश जाए कि बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो काम बहुत बड़े बड़े करने हैं। बिल्कुल, काम बहुत बड़े बड़े करने हैं। बने रहिए नामिका, आप हमारे साथ, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती उनकी फायर ब्रांड नेता की छवि की है। इस छवि से निकलने को साथ प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलकर सुशासन की छवि बनाने की है। अपनी छवि से निकलकर नई छवि तैयार करना सिर्फ योगी ही नहीं, केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ पार्टी के साथ साथ प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग में भी बड़ी चिंता शुरू हो गई है। अपनी बेबाकी और कट्टरवादी छवि के योगी मुख्यमंत्री के रूप में कितने कामयाब हो पाते हैं। सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने भी इसलिए शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ट्वीट कर योगी को संदेश देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी का लक्ष्य विकास बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से राजनीति ने योगी को इस मुकाम तक पहुंचाया, क्या योगी उस पहचान को छोड़ पाएंगे? उनके विवादित बयान भले ही पार्टी के भीतर और बाहर किसी को नापसंद हो, तो भी योगी के मतदाता को वो अल्फाज और अंदाज पसंद है। लेकिन कहना ना होगा कि योगी धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं मानते, बल्कि राजनीति को हिंदू धर्म का एक छोटा सा अंश बताते हैं। योगी दूसरे नेताओं की तरह अपने दिल की बात छिपा नहीं पाते। ऐसे में उनकी राजनीति से अल्पसंख्यक समाज का भय मुक्त होने की संभावना कम नजर आती है। एक तरफ जहां बीजेपी का दावा है कि 5 राज्यों के चुनाव में उसे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया, वहां योगी पार्टी की छवि की किस हद तक रक्षा कर पाएंगे, इसमें संदेह है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने से अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने की मांग जोर पकड़ने लगेगी। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि योगी कहां तक संयम रख पाएंगे। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में यूपी में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। योगी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा दबाव प्रदेश के गुंडा राज को खत्म करने की है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी रैलियों में प्रदेश में गुंडा राज और जंगल राज खत्म करने का वादा किया था। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कई बार राज्य में बहन बेटियों के असुरक्षित होने का मुद्दा उठाया था। ऐसे में योगी सरकार के सामने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की चुनौती है। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने का नहीं है, योगी को यह भी साबित करना होगा कि उनके प्रशासन के लिए हिंदू, मुसलमान, स्वर्ण और अवर्ण सब बराबर हैं। बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर एक जाति को फायदा देने की बात बार बार कही थी और यही वजह भी थी कि गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलितों ने बीजेपी को खोलकर समर्थन दिया है। योगी को पिछड़ों, दलितों की रक्षा का धर्म निभाना होगा, क्योंकि राजपूत जाति के होने से सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं।
योगी मंत्रिमंडल में 7 राजपूत, 8 ब्राह्मण और 8 वैश्य और कायस्थ हैं। दलितों को नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला, इसलिए उन्हें राज्य में सवर्णों की सरकार के आरोप से बचने के लिए सभी को साथ लेकर चलना होगा और बीजेपी के बनाए इस नए वोट बैंक की पुरजोर रक्षा भी करनी होगी। नौकरी रोजगार के क्षेत्र में भी समान अवसर देने की चुनौती उनके सामने होगी। अखिलेश राज में यादवों को फायदा दिलाने के आरोप लगते रहे हैं। योगी को सबका साथ सबका विकास की कसौटी पर खरा उतरना होगा। विकास को लखनऊ से बाहर निकालकर सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान रखते हुए पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचना होगा। इन सब के बीच युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना भी योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर शहर में, हर गांव, हर घर में बेरोजगारी का रुदन सुना जा सकता है। गरीबी और भूख का क्रंदन सुना जा सकता है। हारी बीमारी की सिसकन महसूस की जा सकती है। ऐसे में हर बार की तरह राम नाम के गुंजार और हिंदू हुंकार से इस मानवीय व्यथा को ढकने की कोशिश की गई तो 2019 का सपना सपना ही रह जाएगा। अंशुमन त्रिपाठी के साथ अनंत त्यागी, एपीएन। उधर मायावती ने योगी मंत्रिमंडल गठन के बाद बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा है कि भगवाधारी को 2019 चुनाव के मद्देनजर सीएम बनाया गया है। माया ने कहा कि दलितों और ब्राह्मणों को धोखा दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे रखकर बाद में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। इन्होंने ब्राह्मण समाज को भी धोखा दिया और बैकवर्ड क्लास को भी धोखा दिया। और अब किया क्या, इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया अपने आरएसएस के खास आदमी को। आगे यार लोकसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि जिस आदमी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उसको आगे करके ध्रुवीकरण के आधार पर ये चुनाव, लोकसभा का आम चुनाव लड़ना चाहती है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यहां पर निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, मायावती के निशानों को कैसे देखा जाए, क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो, सभी के साथ यहां पर धोखा किया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए हिमांशु, कल की तस्वीरें कुछ हैरान करने वाली थी, क्योंकि जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी के मंच पर दिखाई दिए, एक प्रोटोकॉल के तहत उनको इनवाइट किया गया था, तो मुलायम सिंह यादव के साथ वो भी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स के लिए ये बेजरूरी था, जिसलिए अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जमकर हमला बोला बीजेपी के ऊपर और ये बोला कि जिस तरह से बीजेपी ने चयन किया है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का, 2019 टारगेट है बीजेपी का, लिहाजा बीजेपी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है 2019 के लिए। तो कल कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, जब एक तरफ अखिलेश यादव मंच पर रह करके सबको बधाई दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर मायावती ने 2019 को लेकर के जो अपनी चिंता है वो जाहिर कर दी और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को और बैकवर्ड समाज के लोगों को के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया और ये कहा कि दोनों समाज के लोगों के साथ धोखा हुआ है और योगी आदित्यनाथ का चेहरा फ्रंट पर लाया गया है, क्योंकि 19 के चुनाव नजदीक है और बीजेपी अपने एजेंडे को पेश करना चाहती है और वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है योगी के जरिए। तो कहीं ना कहीं कल दो मुख्यमंत्रियों के दोनों चेहरे सामने देखने को मिले। ये बात और है कि ये जो एक्सपेक्टेशन थी मायावती से कुछ इसी तरह की थी, क्योंकि जब भी बीजेपी में कोई रैली हो, कोई प्रदर्शन हो या पीएम मोदी के भाषण हो या फिर शपथ ग्रहण ही क्यों ना हो, मायावती अपने पुराने एजेंडे के तहत वो कल दिखाई दी और हमेशा की तरह वो जिस तरह टारगेट करती हैं बीजेपी को, कल भी उन्होंने टारगेट किया। और कल चूंकि शपथ ग्रहण था बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा था मायावती के लिए, लिहाजा जातिगत समीकरण को साधते हुए मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और अपनी भड़ास निकाली है। हिमांशु, बिल्कुल शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जमकर भड़ास यहाँ पर मायावती ने निकाली, ये साफ तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि मंच पर एक जो तस्वीर कल नजर आई थी शपथ ग्रहण के दौरान, मुलायम सिंह यादव और मंच पर चहलकदमी करते हुए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से व्यवहार रहा, जिस तरह से मुलाकात की, वो अपने आप में एक छाप छोड़ने वाली बात थी। बढ़ते आगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन दिखाने के लिए पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के पुरस्कार से उन्हें नवाजा है। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो आपको बता दें 48 साल के केशव प्रसाद मौर्य भी काफी कठिन दिन गुजार चुके हैं और बचपन में वो भी चाय बेच चुके हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केशव प्रसाद मौर्य की कहानी में सिफर से शिखर की ओर बढ़ते सफर की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह केशव प्रसाद मौर्य भी अपने बचपन में चाय बेच चुके हैं।
एक स्कूल के बाहर केशव प्रसाद मौर्य के पिता चाय की दुकान लगाते थे। दोपहर में केशव प्रसाद दुकान पर चाय बेचते थे। सुबह में वो अखबार भी बेचते थे। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई 1969 को इलाहाबाद के पास सिराथू में हुआ था, जो अब कौशाम्बी जिले में आता है। केशव महज 14 साल की उम्र में वीएचपी के नेता अशोक सिंघल के साथ जुड़ गए थे। इस दौरान केशव प्रसाद आरएसएस से भी जुड़े। राम जन्मभूमि आंदोलन में केशव प्रसाद मौर्य ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उनकी छवि हिंदूवादी नेता के रूप में होने लगी। केशव प्रसाद मौर्य ने संघ, वीएचपी और बीजेपी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। 2002 में पहली बार केशव प्रसाद ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। बीजेपी ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन जीत नहीं सके। 2007 विधानसभा चुनाव में भी जीत नसीब नहीं हुई। 2012 में जब समाजवादी पार्टी बम्पर सीटों से जीती थी, उस दौर में कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से केशव प्रसाद विधायक चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद को इलाहाबाद की फूलपुर सीट से टिकट दिया। केशव प्रसाद ने मोदी लहर में फूलपुर सीट से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उनका सियासी ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा। ओबीसी समुदाय से आने वाले केशव प्रसाद की संगठन पर पकड़ को देखते हुए पिछले साल अप्रैल में उन्हें यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। अमित शाह की चुनावी रणनीति को अमल में लाने के लिए केशव प्रसाद ने जमीन आसमान एक कर दिया, जिसका फल बीजेपी को यूपी में 312 सीटों के रूप में मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े सूत्रधार में से एक रहे केशव प्रसाद मौर्य का नाम सीएम की रेस में भी था, लेकिन उन्हें फिलहाल डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा है। लखनऊ से खुर्रम निजामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो केशव प्रसाद मौर्य को उनकी मेहनत का यहाँ पर फल मिला है। वहीं दिनेश शर्मा की बात की जाए तो दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य की तरह केशव प्रसाद मौर्य राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना दिनेश शर्मा के लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा है। 1964 में 19 मार्च को ही दिनेश शर्मा का जन्म हुआ था। दिनेश शर्मा ने प्रोफेसर और मेयर से लेकर डिप्टी सीएम बनने तक का सफर तय किया है। दिनेश शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के राजनीतिक संगठन एबीवीपी से की थी। इसके बाद वे यूपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। ब्राह्मण परिवार में जन्मे दिनेश शर्मा लखनऊ में मुस्लिमों में भी गहरी पैठ रखने के लिए जाने जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाने वाली थी, लेकिन राजनाथ सिंह के इस सीट से चुनाव लड़ने की वजह से इन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के प्रोफेसर रहे 53 साल के दिनेश शर्मा की लखनऊ में बेहद अच्छी छवि है। शायद यही वजह है जो 2006 के बाद 2012 में भी लगातार दूसरी बार वे लखनऊ के मेयर बने। दिनेश शर्मा के काम की तारीफ लखनऊ में हर तरफ होती है। दिनेश शर्मा की आरएसएस से बेहद करीबी मानी जाती है। उनकी खुद की साफ सुथरी छवि और पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी होने का फायदा भी मिला। मेयर बनने की वजह से दिनेश शर्मा के पास प्रशासनिक कामकाज का भी लंबा अनुभव है, जो डिप्टी सीएम बनने के बाद उनके काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ का बचपन बीता। योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने पर उनके माता पिता और भाई बहन सहित पूरे गांव के लोग खुश हैं। एपीएन संवाददाता ने योगी आदित्यनाथ के माता पिता और भाई बहन से बात की। क्या कहा उन्होंने और उनका क्या कुछ कहना था, कितनी खुशियां थी उनके अंदर, आइए देखते हैं। मैं इस समय खड़ा हूं आदित्य योगी राज जी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके गांव उत्तराखंड में। तो आइए बात करते हैं उनकी माता जी से, किस तरह का उनका बचपन था और किस तरह की यादें जो हैं आज भी आदित्य योगी राज जी की जो उनके मन में है। आज बड़ी दूर हैं पर आज बड़े पद पे हैं, कहो एक अच्छी सी बात। तो जब निकले थे तो क्या कह के निकले थे? मैं वहाँ जा रही हूँ, गोरखपुर जा रही हूँ। क्यों? ये महाराज जी को मिलने। आज मुख्यमंत्री हैं आपके भाई, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खुशी हो रही है, हमको बहुत अच्छी खुशी हो रही है। गांव के सभी आसपास के लोग,
इधर उधर से मतलब पूरे उत्तराखंड के लोग यहाँ घर में आए हैं, सब बधाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा पल अपने भाई का याद रहा हो जो आज भी आप याद करते हो बचपन? मम्मी तो खेत में चली जाती थी काम करने के लिए, मेरे को छोड़ जाते थे उनके साथ में, बस मैं ही रहती थी उनके साथ में, उनको मतलब इधर उधर गिरने से पकड़ लेते थे, बस उन्हीं के साथ में रहती थी। तो बचपन से शैतान थे? नहीं, शैतान नहीं थे, बहुत अच्छे थे। उस खुशी का तो मैं इजहार नहीं कर सकता आपके बीच में कि मेरे अकेले में नहीं है, मेरे पूरे क्षेत्रवासी और पूरा पौड़ी जनपद इस चीज को गवाह है, क्योंकि कल 2 बजे रात तक हमारे यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ थी कि हम आपको मतलब वो नहीं कर सकते इस बात में। वो सामाजिक कार्यों में बचपन से ही कार्य करता रहता था और मुझे कहता था कि मामा जी, पिताजी ने तो सामाजिक कार्य में इतना हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं अपने कार्य में मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता रहूंगा। वो जो थे पहले से ही बड़े अच्छे दिमाग के थे, पढ़ाई पर ध्यान देते थे और एक बुरी संगत में कभी नहीं गए, वो अपनी अच्छी संगत में रहे हमेशा, और मतलब है कि अध्ययन पर उनका ध्यान बहुत ज्यादा था और यही वजह है आज की मतलब है कि वो आगे। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ की राज तिलक का जश्न मुंबई में भी साफ तौर पर देखा गया। मुंबई के पूर्वी बोरीवली स्थित गोरक्षधाम मठ के महंत योगी हरिनाथ ने मठ में अपने तमाम शिष्यों के साथ योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर योगी हरिनाथ ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार और मोदी का उत्तराधिकारी भी बताया। हमारी इच्छा है कि योगी जी अभी मुख्यमंत्री पद पर तो है ही है और मोदी जी के कार्यकाल के बाद हमारी इच्छा है कि हम उनको पीएम पद पर देखना चाहते हैं, सबकी इच्छा है। मणिपुर में करीब 5 महीनों से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकेबंदी रविवार आधी रात से खत्म हो गई है। केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि आर्थिक नाकेबंदी को लेकर नगा जनजातीय नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के 7 नए जिले बनाए जाने के फैसले के खिलाफ यूएनसी ने 1 नवंबर 2016 को आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी। मणिपुर में आज बीजेपी की गठबंधन सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसके पास नगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ साथ एक निर्दलीय और एक कांग्रेस विधायक का समर्थन है और इसके दम पर वो बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। गौरतलब है कि मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर जमकर खींचतान हुई है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के उभरने के बावजूद वो बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या नहीं जुटा सकी थी, लिहाजा बीजेपी ने बाजी मार ली। हालांकि बीजेपी के दावे पर कांग्रेस निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने धन बल का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों और विधायकों को अपने पाले में लिया है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो बीजेपी सरकार को आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। बीजेपी 32 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है मणिपुर में और बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर यहां पर उभरा है, लेकिन कांग्रेस यहां पर बहुमत साबित नहीं कर पाई थी, उसको विधायकों का साथ नहीं मिला था। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, जिसके बाद उत्तराखंड के 9वें सीएम के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं इस बार के कैबिनेट में जहां 4 बागियों को जगह मिली है, वहीं सतपाल महाराज को मिलाकर कांग्रेस छोड़ने वालों 5 लोगों को मंत्री पद से नवाजा गया है। योगेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। योगेश, बात यहां पर की जा रही है मंत्रियों की, लेकिन 5 कांग्रेस से जो मतलब कांग्रेस छोड़ कर आए उनको मंत्री पद यहां पर दे दिया गया है, सवाल खड़े नहीं होते हैं?
जी बिल्कुल, प्रदेश में नई सरकार आई है तो नए मुख्यमंत्री ने भी कमान संभाली और उसी के साथ 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों ने भी कमान संभाली है। लेकिन खासतौर पर जब इस कैबिनेट में जब हम ध्यान देते हैं, जब इस मंत्रिमंडल को हम देखते हैं तो नजर आता है कि संतुलन की थोड़ी कमी है। जहां बागियों को इसमें प्राथमिकता मिली है, वो बागी जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ जो है वो पकड़ा था, वो बीजेपी के साथ चले गए थे, उनमें से 4 को जो है इस बार मंत्रिमंडल से उनको नवाजा गया है, उन्हें मंत्री बनाया गया है। वहीं जो एक सतपाल महाराज थे जिन्होंने कि पहले ही साथ छोड़ दिया था कांग्रेस, उन्हें भी मौका मिला है। तो 5 अगर हम कहें 5 जो बागी हैं कांग्रेस के, उन्हें मंत्रिमंडल में जो है 10 में से 5 को जगह मिली है। वहीं जब बात करते हैं हम तो कई सारे क्षेत्र, चाहे हम चमोली की बात कर ले, रुद्रप्रयाग की बात कर ले, उत्तरकाशी की बात कर ले या फिर नैनीताल की बात कर ले, तो यहां से उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी न किसी को मंत्री पद से जरूर मिलेगा। लेकिन जो है कि यहां से मंत्री पद नहीं मिला तो आम आदमियों के बीच में एक बहस सी छिड़ गई है कि कई सारे जो क्षेत्र है उनकी अनदेखी इस बार मंत्रिमंडल में किए। वहीं किस तरह का मंत्रिमंडल है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में बहुत सारी जो है वो कमियां भी हैं। लेकिन प्रदेश चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल चाहिए था, वो मंत्रिमंडल प्रदेश चलाने के लिए मंत्रिमंडल यहाँ पर चाहिए होता, होता, किस तरह की प्रदेश को चीजें होंगी ये जरूर देखना होगा। शुक्रिया योगी साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं झारखंड की अहम खबरों की ओर, जिसे लेकर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन। झारखंड के खबरों की बात करें तो झारखंड में लिट्टीपारा विधानसभा उपचुनाव होना है, लेकिन मजेदार बात यह है कि अब नामांकन के तिथि के महज 36 घंटे भी नहीं बचे हैं, लेकिन अब तक न तो भाजपा और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर झारखंड विकास मोर्चा किसी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और न ही नामांकन पत्र खरीदा है। इस बीच ये जानकारी दे दें कि लगातार जिस तरह से लिट्टीपारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या अन्य कोई दल, ये लगातार इस फिराक में है कि एक दूसरे का वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि दिवंगत अनिल मुर्मू जिसके निधन के बाद ये लिट्टीपारा विधानसभा सीट खाली हुई है, उनकी 2 पत्नियां हैं और दोनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की है चुनाव लड़ने को लेकर। तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो किस दिवंगत विधायक अनिल मुर्मू के किस पत्नी को टिकट दे। वहीं दूसरी ओर भाजपा ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा अनिल मुर्मू की पत्नी को टिकट नहीं देता है तो वो अनिल मुर्मू की पत्नी को टिकट देकर मैदान में उतारेंगे। और जैसी की जानकारी मिल रही है कि बसंत सोरेन जो शिबू सोरेन के सबसे छोटे पुत्र हैं, उनके नाम पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में चर्चा चल रही है। हालांकि अब ये दाव जो यूपी और उत्तराखंड विधानसभा परिणाम जो आए हैं, चुनाव के परिणाम जो आए हैं, उसके बाद शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा बसंत सोरेन पर दाव ना खेले। लेकिन भाजपा अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करती है, और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अंतिम समय में अपना प्रत्याशी की घोषणा करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को लिट्टीपारा विधानसभा उपचुनाव में समर्थन करने की घोषणा कर दी है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा भी इस इंतजार में है कि यदि बसंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट देती है तो वो उसका समर्थन नहीं करेगी, तो कह सकते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा तब वहां से अपना प्रत्याशी देगी। अगर बसंत सोरेन को टिकट नहीं देती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड विकास मोर्चा का भी समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकता है, जो चुनाव के दौरान ये पहली मर्तबा इस तरह का होगा। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी हुई है लिट्टीपारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर, अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। महज एक निर्दलीय प्रत्याशी ने वहां से अपना नामांकन दाखिल किया है और 21 तारीख को 3 बजे शाम तक का आखिरी समय है नामांकन दाखिल करने का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का इस जानकारी के लिए। झारखंड में लाल आतंक की बलि बेदी पर चढ़े कई पुलिसकर्मियों के परिवार लाचारी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। कहने को तो अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान है, लेकिन शहीदों का परिवार पिछले 5 सालों से नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। भंडारिया के थाना प्रभारी राजबली चौधरी 21 जनवरी 2012 में शालू के जंगल में नक्सलियों के लैंड माइंस विस्फोट में शहीद हो गए थे।
उनके शव को नक्सलियों ने जंगल में ही जला दिया था। वहीं पिता की शहादत के 5 साल बाद भी उनके बेटे राहुल को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है। नौकरी के लिए शहीद का बेटा सरकारी अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने को मजबूर है। सच तो ये है कि झारखंड में एक नहीं 373 शहीदों के परिवारों को सूबे की सरकारों को कभी चिंता ही नहीं रही। सभी अनुकंपा पर नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसे में सवाल झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अधिकारियों पर भी उठते हैं, जो सूबे के पुलिस कर्मियों की बेहतरी के लिए हमेशा आवाज उठाने का दावा करते हैं। फिर 2015 में अनुकंपा समिति का डिसीजन आया था कि लिपिक के पद पे नियुक्ति किया जाए, और वो लेटर फिर एसपी को मिला और एसपी जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया सहमति के लिए, तो हेडक्वार्टर से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया 2016 में भी हुआ फिर से, तो अभी तक कुछ वैसा प्रोग्रेस दिखा नहीं। सिर्फ आश्वासन उनको दिया जा रहा कि नौकरी देंगे। एक उदाहरण ऐसे ऐसे आपको बता रहे हैं कि 373 मामले हैं अनुकंपा के आधार पर जो लंबित है, और मात्र फाइलों का आदान प्रदान सरकार से मुख्यालय से सरकार के बीच हो रहा है। तो इस आपके माध्यम से ये कहना चाहें कि ये हमको लगता है कि शहीदों का अपमान है। जाटुरा समुदाय के नेताओं और हरियाणा सरकार के बीच बैठक के बाद सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने आरक्षण आंदोलन को वापस ले लिया। जाट नेताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्र सरकार के 2 जाट मंत्रियों वीरेंद्र सिंह और पीपी चौधरी के साथ 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद दिल्ली में अपने आंदोलन को रद्द कर लिया। सबके बीच में बैठ करके आपसी समझ से हम लोगों ने एक सहमति बनाई है। उस सहमति के जो कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं आपके सामने मैं वो रख रहा हूं। केंद्र के आरक्षण के लिए, क्योंकि हरियाणा के बाद केंद्र में भी आरक्षण मिले, इस नाते से हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और श्री पीपी चौधरी जी, इन लोगों ने हमको जो जानकारी दी है और एक विश्वास दिलाया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके चेयरमैन और जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के होते ही केंद्र में जाट आरक्षण की प्रक्रिया ये शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा में आरक्षण का विधेयक जो कि हाई कोर्ट में अभी लंबित है, जैसे ही फैसला आएगा राज्य सरकार संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। पाकिस्तान से लापता हो गए दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के मुख्य खादिम आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नजीम अली निजामी आज स्वदेश लौट आएंगे। इसके बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी पीएम के विदेश सलाहकार सरताज अजीज की बातचीत के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया है। तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा आज अपनी 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर मथुरा आ रहे हैं। इनके आगमन से पहले उनके निजी स्टाफ ने मथुरा पहुंचकर दलाई लामा की सुरक्षा सहित अन्य पहलुओं पर जिले के डीएम नितिन बंसल के साथ चर्चा की। मथुरा में दलाई लामा महावन स्थित रमण रेती आश्रम जाएंगे और संत समागम में शरीक होने के साथ ही रमण रेती आश्रम में गुरु शरणानंद महाराज की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरी इनिंग में 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए हैं। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को दोनों ही झटके रविंद्र जडेजा ने दिए। इससे पहले भारत ने पहले इनिंग 9 विकेट के नुकसान पर 603 पर डिक्लेयर कर 152 रनों की लीड हासिल की। टीम इंडिया की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 525 बॉल खेलते हुए 202 रन बनाए। ये उनके करियर की तीसरी डबल सेंचुरी और 5वां 150 प्लस स्कोर है। वहीं शाह ने अपने करियर की तीसरी सेंचुरी लगाई। आज भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बाकी 8 विकेटों को जल्द से जल्द समेटकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। तो वेकअप जिंदगी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।